देखिए बेटा, ये क्लास टेंथ में विविध प्रश्नावली है। क्या कह रहा है? 3 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 11 के गुणज हों। देखो, ये चीज़ वही है कि 11 का गुणज हो या 11 से विभाज्य हो। तो आप ये बताओ, जो 11 के पहाड़े में आता होगा वही तो बाबू 11 का गुणज होगा, है ना। तो चाहे वो 11 से गुणज हो या 11 से विभाज्य हो, दोनों में हम क्या करते हैं? एक ही तरह करते हैं। अब केवल इसमें क्या कह दिया है जी? कहा है कि हमें अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करना है। यानी जितने भी 3 अंकों की संख्याएं होंगी जो 11 के गुणज हैं, अब 11 के गुणज हों या 11 से विभाज्य हों, ठीक है, इसको करिएगा। जो अगर कहीं पे आ जाए कि 11 से विभाज्य 11 का गुणज है, ठीक, तो यही को एक बार विभाज्य के रूप में करिएगा, तब आंसर देखिए, फिर इसका आंसर देखिएगा। ठीक, कोई अलग नहीं है, ठीक है, दोनों में एक ही तरीका लगेगा, ठीक है। तो बेटा देखिए, ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है ना। लेकिन स्टूडेंट के लिए क्या है? स्टूडेंट के लिए ठंडी, गर्मी, बरसात हर चीज़ का सामना करना पड़ता है ना। ऐसे स्टूडेंट जो है नहीं चमकदार होता है ना। ठीक है, ठीक, माता पिता खेत हैं तो हम क्या हैं? एक अच्छी फसल है कि नहीं। अगर माता पिता क्या है? खेत हैं, तो हम एक सुनहरी फसल हैं, ठीक है। तो खेत क्या करता है? ठंडी, गर्मी, बरसात हर एक चीज़ का सामना करना पड़ता है खेत को भी, यानी माता पिता उनको भी। और जब उसमें फसल लगी है बाबू, फसल को भी तो सामना करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या है? उनकी संतानें हैं। जब माता पिता को सामना करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चों को भी करना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा देखिए कि माता पिता जो पहले के टाइम में जो बच्चे होते थे वो गुणवान बच्चे कहलाते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या? दुलरुआ बच्चे कहलाते हैं कि नहीं बाबू। लेकिन पहले के समय में गुणवान बच्चे होते थे, दुलार करो तो गुणवान होते थे। लेकिन आजकल के क्या? दुलरुआ हैं, हर घर में दुलरुआ होता है कि नहीं। और पहले के जो बच्चे होते थे वो गुणवान बच्चे होते हैं, ठीक है, वो होते थे, वो अपनी माता पिता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो हमें उनसे सीखना है। हालांकि दुलार सबका होता है, अब दुलार करते करते एकदम दुलरुआ नहीं हो जाना चाहिए ना, क्योंकि अभी 60-70 साल के बुजुर्ग के आगे अगर ज़्यादा दुलार कर दो जरूर डांटेगा। उनका डांटना हमें क्या संकेत करता है? कि ज़्यादा दुलार ठीक नहीं है ना, गुणवान बनो। दुलार तो ठीक है लेकिन ज़्यादा दुलार नहीं ठीक है। तो बेटा ये आप सब लोग दुलरुआ भी हो, गुणवान भी हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है। हमेशा गुणवान की चेष्टा रखनी चाहिए, और दुलार तो घर पे होता ही होता है ना, ठीक है। तो देखिए, आजकल के जो हमें माता पिता हैं उनसे यही संदेश बताना है कि अपने बच्चों को गुणवान बनाइए, ठीक। ज़्यादा दुलार बच्चों के लिए घातक होता है। ज़्यादा दुलार करोगे तो बच्चा तो अपने पैर तो कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों के पैर पर जरूर कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक। बुजुर्गों की तरह बनो। अगर बुजुर्ग सामने आपके बच्चे को डांट रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो उसको संस्कार दिया जा रहा है उसमें कमी है। तो उस बुजुर्ग से सीखिए। जैसे आजकल के माता पिता को ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो ठीक, अगर उनको अपनी गलती नहीं महसूस होती है तो किसी बुजुर्ग के पास ले जाएं और कुछ देर के लिए अपने बच्चों को छोड़ दीजिए। अगर बुजुर्ग ने डांट दिया तो आप समझ लीजिए कि आपके द्वारा जो बच्चों को संस्कार दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, ठीक है। तो आजकल के माता पिताओं से यही कहना है, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, गुणवान बनाइए, दुलरुआ ज़्यादा ना बनाइए, ठीक है। अगर देखना है प्रैक्टिकली, माता पिता है, ले जाओ, बच्चा रेस्टोरेंट कह रहा है ले जाओ, कह रहा बाहर जा रहा खिलाओ पिलाओ, लेकिन 70 साल के बुजुर्ग के आगे ले जाइए, आपकी माता पिता भले हैं लेकिन जितनी की जितनी गलतियां हैं सारी गलतियां उतार के रख देगा। लेकिन आजकल के माता पिता बड़ा इच्छू होते हैं, वो नहीं समझेंगे, कहेंगे अरे हम तो कर रहे हैं, वो कौन होते हैं। तो ये समझ लो बाबू, माता पिता, आप बच्चा तो नहीं मार रहा है लेकिन आप अपने बच्चे के पैर पर कुल्हाड़ी जरूर मार रहे हैं, सुधार करिए, ठीक। तो माता पिता ये सिखाएं, गुरु का सम्मान करना सिखाएं, गुरु कैसा भी हो, ठीक है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं
कि अपने बच्चों को सिखा देते हैं और बाद में कहते हैं अरे वो बच्चा छोड़ दो। अरे सिखा तो रहे हो, लेकिन सामने वाला बहुत कुछ जानता है, उसके घर में भी तो बच्चे होंगे। तो ऐसे माता पिता से अनुरोध है, अगर कमी आपको नहीं दिख रही तो बुजुर्ग के सामने 1-2 दिन के लिए बैठ जाइए। आपके संस्कार में कमी जितनी होगी सब बुजुर्ग बता देगा। अगर वो डांट रहा है समझ लीजिए कि आपके बच्चे में या आपके द्वारा जो दिया गया संस्कार है बच्चों में 110% गलत है। सही संस्कार दीजिए जिससे बच्चे आगे बढ़े। आप मत कुल्हाड़ी मारिए अपने बच्चों के पैरों पे। बच्चा अगर मारता है तो आप रोकिए, सुधारिए, ठीक है। संस्कार अच्छा दीजिए, बच्चे आगे बढ़ें। अध्यापकों को इज्जत करना सिखाइए। अगर वो किसी अध्यापक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है तो इज्जत कम नहीं हो जाती, घट नहीं जाती है। हर अध्यापक बच्चों को क्या करता है, आशीर्वाद देता है। क्योंकि ये हमारा भारत देश है। आपने देखा होगा कि जिस बच्चे में कुछ सीखने की ललक है, गुरु द्रोणाचार्य को ही ले लीजिए आप। एकलव्य को ज्ञान दिए थे, नहीं दिए थे, लेकिन एकलव्य ने उनको साध लिया और वो जो है गुरु द्रोणाचार्य से भी ज़्यादा विद्वान बन गया था। अपने गुरु को भी फेल कर दिया था। तो हालांकि है भी गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु हैं हमारे देश में, लेकिन हमारे बच्चे भी कलाकार कम नहीं है। वो काम अंगूठा थोड़ी ना दान देंगे। एकलव्य ने तो दान दे दिया था, है ना। तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे विद्वान हमारे भारत देश में गुरु हैं। लेकिन अगर हमारा इतिहास हमको गुरु द्रोणाचार्य की कहानी पढ़ा रहा है तो गुरुओं को भी समझना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा शिष्य परेशानी में। ऐसा हालांकि है नहीं, लेकिन कहीं भी हो तो अपना सुधार करिए। ऐसी बात नहीं है कि सद्गुण संपन्न सब कोई होता है, कि कभी कोई गलत नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई गलत हो सकता है। तो अपनी गलतियों को सुधारिए और देखिए कहाँ पे कमी है, ठीक है। माता पिता अध्यापक हमेशा ही कोशिश करता है कि कितना अच्छे से अच्छा हम अपने बच्चों के लिए कर जाएं कि हमारे बच्चों को आसानी से कोई भी चीज़ आ जाए। तो बेटा देखो, हमारे 9th-10th वाले बच्चे आ जाओ अपने टॉपिक पे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने देखा समाज में बड़ी गंदी चीज़ें हैं, तभी मैंने बोल दिया इन सब चीज़ों को आप लोग क्या करिए, दूर करिए। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, ठीक है। पैर पे उनके कुल्हाड़ी आप स्वयं ना मारिए, ठीक। और अपने बच्चों को ये सिखाइए हमेशा अध्यापक का सम्मान करें, कोई भी अध्यापक हो। क्योंकि जो बच्चा, मेरा जो मानना है, जो बच्चा अध्यापक का सम्मान नहीं कर सका तो वो आपका कभी नहीं होगा, वो माँ बाप का कभी नहीं होगा। ये मान के चलिए, जो बच्चा अध्यापक का सम्मान ना कर पाया, धिक्कार दे रहा अध्यापक को, तो ये समझ लिए 110% वो आपका कभी नहीं हो सकता है। अच्छा संस्कार दीजिए बच्चों को, ठीक है। क्योंकि हमने समाज में देखा और चीज़ें गंदी हैं, सुधार करिए। क्योंकि अध्यापक कोई भी हो, हर अध्यापक चाहता मेरा बच्चा अच्छा बने, आगे बढ़े। और उन गार्जियन से अनुरोध है कि अपने अंदर हट और जिद खत्म कर दीजिए। स्वयं कुल्हाड़ी मत मारिए, तो भगवान इतना बड़ा पाप देंगे, बुढ़ापा में लटके रहोगे, लड़कवा काम नहीं आएगा। अगर स्वयं सिखा के किसी अध्यापक की बेइज्जती करा रहे हो तो बुढ़ापा में बाबू गार्जियन सुधर जाओ, अध्यापकों की इज्जत करना सिखा दो अपने बच्चों को। बुढ़ापा में खटिया पड़े रहोगे और लड़काओं मज़ा लेगा बाहर। अध्यापक को इज्जत करना सिखा दो, ठीक। सभी गार्जियन नहीं है, कुछ हैं, सुधार कर लें। भले अध्यापक पढ़ाने जाता है, आप रुपए देते हैं, है ना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अध्यापक अध्यापक होता है। जितना अच्छा अध्यापक आपके बच्चे में के लिए सोचेगा उतना अच्छा तो गार्जियन अपने बच्चे के विषय में नहीं सोचते होंगे। अध्यापक के अंदर 3 रूप होता है, माता पिता और गुरु। और क्या माता पिता के अंदर है 3 रूप? नहीं है। गुरु के प्रति, अध्यापक के प्रति कभी बच्चों को भड़काइए नहीं, ठीक है। अच्छा संस्कार दीजिए आप लोग, बहुत गलत बात है। तो बेटा देखो, 9th-10th वाले बहुत परेशान हैं। ठंडी गर्मी बरसात सबका सामना करना पड़ता है। ठंडी है कोई बात नहीं, आपने देखा होगा एक चींटी क्या करती है, कई बार चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर क्या होता है, लास्ट में छत पे चढ़ जाती है ना, है ना। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, है ना। तो लहर क्या है, हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयों से डरेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठंडी हो रही होने दो, अंगद की तरह पाँव जमा लो, लंका में आग लगा दो, गर्मी आ जाएगी, ठीक।
अंगद की तरह बाबू पैर जमा लो बोर्ड वाले बच्चे, और ठंडी रूपी लंका में धर दो, कदम लगा दो आप, ठंडी दूर हो जाए। ठीक, खूब मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए, माता पिता का नाम रोशन करिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 11 के गुणज है। तो अगर वो 11 से गुणा है तो 11 से भाग भी होगा ना। अब देखो हम एक करके बता देते हैं, जैसे 11 दूनी क्या होता है 22 होता है। तो 11 का देखो उदाहरण बता रहे हैं, 11 दूनी 22 है, 11 का गुणज है कि नहीं, और ये 22 अगर 11 से भाग कर दे तो 11 कम 11 दूनी 22, तो भाजित भी है और गुणज भी है, दोनों है ना। तो जो गुणज होगा जो भाजित होगा, और जो भाजित होगा वो गुणज होगा, ध्यान रखे रहिएगा। अगर भाजित कहता है तो भी यही करते हैं। अब इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें 2 फार्मूले आपके पूरे सटीक, 3 फार्मूला यूज करना है। ठीक, एक फार्मूला होता है योगफल वाला, तो बाबू योगफल का इसे डायरेक्ट तुम कर दोगे, पहले डिफरेंस निकालोगे, प्रथम पद निकालोगे, श्रेणी बनाओगे, तब होगा ना। तो इसमें एक देखिए एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अगर लगाओगे तो भी इसका आंसर क्या होगा, एकदम राइट आएगा। सबसे नंबर 1 फार्मूला आपका ये लगेगा a बेस n। ठीक है, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर 1 पे ये लगेगा। नंबर 2 पे, अब नंबर 2 में चॉइस है, नंबर 2 नंबर 3, एक एस एन इक्वल होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस n। ठीक, तो आप जब श्रेणी वगैरह निकालोगे, डिफरेंस वगैरह, चाहे ये सेकंड वाला फार्मूला रखिए चाहे थर्ड वाला फार्मूला रखिए, ठीक है, आंसर क्या है एक ही आएगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं। तो अभी तो हम बता दे रहे हैं, चलो लास्ट में हम क्या कर देते हैं, दोनों फार्मूले रख के दिखा देते हैं कि अगर चाहे इस पे रखे चाहे इस पे रखे, हमारा आंसर क्या होगा एक ही आएगा। तो दोनों में से चाहे जो रखिए, तो लास्ट में चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेना, पहले चेक कर लेंगे तब इसको हम बताते हैं। ठीक है, चलो अब इसको आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तीन अंकों की कुल प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 11 के गुणज हों। और 3 अंक होना चाहिए, 2 अंक नहीं होना चाहिए। तो 3 अंक में देखो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, पहाड़ा पढ़ो, 11 धामा 110 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, है ना। 11 धाम में 110 हो गया। ठीक, अब क्या करो, इसमें 11 11 जोड़ते चले जाओ। क्या करो, 11 जोड़ो तो बताओ 121 हो गया कि नहीं, है ना। इसमें क्योंकि 11 11 जोड़ते चले जाओ, पता चल जाएगा। अब इसी में क्या हो जाएगा, 11 और जोड़ो, तो 11 जोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 2 और 2 1 3, है ना, 132 हो जाएगा। बस इतना ही ले जाओ, डॉट डॉट करके क्या करो, लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आ जाओ, क्योंकि 3 अंकों की संख्या हमारा 101 से लेकर 999 तक जाएगा, और जैसे 1000 आएगा वैसे 4 अंक आ जाएगा, है ना। तो हमको 4 अंक में जाने से कोई जरूरी नहीं है। अब आओ, अब हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला अंतिम पद देखते हैं। तो लास्ट में आएंगे बाबू, तो 990 के उधर देखो। अब 990, 991, 992, अब ज्यादा ना जाओ, 11 है, 11 जोड़ोगे के बार में 67 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर 11 जोड़ दोगे, 190 में 11 190 हो गया, 191 192, चलो इसमें मत आओ, उधर आ जाओ, लास्ट वाले में आओ, क्योंकि ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ लास्ट में, 900 में आ जाओ, 990 में आ जाओ। ठीक, अब 991 में आ जाओ। ठीक, आप ये देखो 11 से तो 11 से 99 कट जाए, बचेगा एक जाबे नहीं करेगा। 92 में आओ, 992, 11 99 बचेगा, 2 नहीं आएगा। आ जाओ 1198, 11 9 या 99 बचेगा, 8 नहीं जाएगा, 99 में आ जाओ, 11 9 या 99 बचेगा, लास्ट में 9, 999 में 1000 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 990 पे रुक जाते हैं। 990 को देखो, अगर 11 से इसको भाग करोगे, जब भाग करोगे तभी गुणज होगा, अगर भाग हो जाए तो फिर 11 9 99,
और 11 का पहाड़ा 0 आप पढ़ो जी, 11 जीरो जा 0, 0 का भी पहाड़ा होता है गणित में, 0 का भी पहाड़ा पढ़ा जाता है। 11 जीरो जा 0 कट गया, 11 से भाग करेंगे तो 90 बार जाएगा, तो 11 का गुणज क्या हो जाएगा 90, 90 गुणज 11, तो 90 का गुणज 11 से करेंगे तो हमारा 990 आ जाएगा। तो अंतिम इसका क्या हो जाएगा 990, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा द्वितीय पद, और ये क्या हो जाएगा A3 तृतीय पद, और ये हमारा A बेस N हो जाएगा अंतिम पद। इसको L भी बोला जाता है बाबू, इसको हम L भी बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं और इसे L भी कह सकते हैं, ठीक, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, है ना। और नंबर ऑफ एंड भी कहा जाता है। इस रीजन नंबर ऑफ एंडिंग कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म होता है, नंबर ऑफ एंडिंग भी यही हो जाएगा, ठीक है। ये बेस है। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालिए। अगर सब में 11 देखो 110 और 121 के भी, 121 और 110 में देखिए 121 से 120 में अगर घटाइए तो 11 आएगा, 132 से 121 घटाइए देखिए 11 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे A2 हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो डिफरेंस आपका A2 कितना है 121 से माइनस A1 कितना है 110। ध्यान दीजिएगा, एक में से 0 घटाओ, एक में से 0 घटाइए, एक में से अगर आप 0 घटाते हो जी तो क्या आता है, एक में से आप 0 घटाइए, एक में से अगर आप 0 घटाते हो तो 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 घटाइए कितना 1 है ना, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक में से आपने 0 घटाया कितना आया 1, 2 में से 1 घटाया 1, और ये क्या हो जाएगा 121 है, 121 में से 110, 1 से 1 गया आपका, यहाँ 0 बचेगा, क्या बचेगा, ठीक। 1 में से 0 घटाइए 1 आएगा, 2 में से 1 घटाइए 1, और 1 में से 1 घट गया, क्या बचा 0, ठीक। तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि इस 121 में से 110 घटा लो, 1 आया, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया 11। अब देखो 121 और इसका डिफरेंस 11 आ गया। अब क्या करते हैं थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसका देखो पहले 132 में क्या करो 121 को घटा के पहले चेक कर लो, 1 आया 0 आया, यानी 11 इसमें भी आ रहा, तो ये सही है, ठीक है। ये आपका क्या है सही है, आप लोग 0 कोई जरूर नहीं है लिखना, ठीक है। तो डिफरेंस आपका क्या आ गया 11 आ गया, डी भी मिल गया। अब A बेस N आपका क्या होता है, A बेस N नंबर ऑफ एंडिंग कितना आ रहा है या लास्ट टर्म 990 आ रहा है, 990 लिखिए, ठीक है ना, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, खूब मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के सपने सिर्फ गरीब के घर में ही जन्म लेते हैं। एक गरीब के घर में अगर 4 लड़के हैं तो कोई सोचेगा हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, कोई सोचेगा क्या करें क्या ना करें। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो सपने होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भविष्य वाले बच्चे होते हैं, वो गरीबों के घर में जन्म लेते हैं। तो गरीबी आज तक भारत में हमारा इतिहास है कि भारत में जो भी कोई परिवर्तन लाया है तो एक गरीब घर का बच्चा ही लाया है, ठीक है। बड़े घर में देखिए जिसके पिता बिजनेसमैन है वो अपने बेटे को बिजनेसमैन ही बनाएगा, है ना। तो भैया कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ठीक। तो कमल बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिजनेसमैन का लड़का तो क्या वो मेहनत नहीं करता, वो भी करता है, वो अपने लेवल का मेहनत करता है, हम अपने लेवल का मेहनत करते हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए वो मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई है, माता पिता की सेवा करिए, ठीक है, घर पे ही रहिए, डैश कर देते हैं, ठीक। अब देखो हमारा डिफरेंस कितना आया था, तो यहाँ नोट कर लेते हैं। डिफरेंस हमारा 11 आया था, और A बेस N हमारा कितना आया था 990 आया था, है ना। अब इसको इस फार्मूले पे रखते हैं, क्या लिखोगे 9 8 बाबू मजा तो तब आता है जब बच्चे अपने दम पे करते हैं,
जो माता पिता के दम पे किए तब उसको ज़्यादा हाईलाइट वो नहीं होता है, लेकिन जो बच्चा अपने दम पे करता है मज़ा तब आता है ज़िंदगी जीने में, कि नहीं बेटा? देखिए माता पिता के दम पे किए तो क्या किए, अपने दम पे करना चाहिए। देखिए पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, है ना, मज़ा तो तभी आता है जब खुद के दम पे करिए। कोशिश करिए खुद के दम पे पढ़ाई लिखाई करिए, माता पिता की सेवा करते रहिए। माता पिता से कह दो आराम करो, मैं अपनी पढ़ाई स्वयं मेहनत करके कर लूँगा, ठीक। अब देखिए a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बेस n क्या है आपका 990 है, और a आपका क्या है, a आपका 110 आया था ना श्रेणी में, देखिए 110 है प्रथम पद, और n आपको पता नहीं है, इंटू डी आपका कितना है 11 है, ध्यान दीजिएगा। तो 110 का पक्षांतर करो, ट्रांसपोजिशन करो, तो ये क्या हो जाएगा 990 माइनस 110 इक्वल आपका क्या बचा इधर n माइनस 1 इंटू 11। अब देखो 0 से 0 माइनस हुआ 0, 9 में से 1 माइनस हुआ 8, तीसर का अंक 9 है तो इसमें तीसर का अंक 1 है, यहाँ भी 9 में से 1 गया, 8 बचा आपका, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 880 इक्वल n माइनस 1 इंटू 11। ध्यान दीजिएगा इधर n माइनस 1 इंटू 11 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा, तो 880 बटे क्या हो जाएगा 11, तो 11 अट्ठे क्या हो जाएगा 88, 11 जीरो जा 0, तो ये 80 इक्वल आपका क्या हो गया n माइनस 1, माइनस 1 इधर लाओ तो 80 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा n, ठीक। तो ये 81 हो जाएगा, 81 इक्वल n, यानी n इज जब 81, अच्छा बताओ 81 बराबर n है तो क्या n बराबर 81 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, लिखो, है ना। बताओ 81 इक्वल n है तो n इक्वल 81 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, कर डालो, ठीक। अब बताओ अगर a बराबर पिंकी है तो पिंकी बराबर a होगा कि नहीं? अगर हम बता दिए a मतलब हम पिंकी को बुला रहे हैं, पिंकी समझ जाती है कि हमको बुला रहे हैं। अगर हमने कहा पिंकी तो वो समझ जाएगी हम ही को बुला रहे हैं ना। तो a बराबर पिंकी तो पिंकी बराबर a, तो 81 बराबर n तो n बराबर 81, बात एक ही है ना, ठीक। आगे देखिए क्या होता है, अब आगे देखिए बाबू क्या होता है, इसको हम डैश कर दे रहे हैं ना, n की वैल्यू आ गई। अब हमने आपको बताया था दो फार्मूले, चलो दोनों पे रख के देखते हैं। बाबू लिख लें थोड़ा, नहीं तो पता चला d इक्वल हमारा 11 था, और n इक्वल हमारा कितना आया 81 आया है ना, और लास्ट टर्म हमारा क्या था, लास्ट टर्म यानी उसको l कहो या an कहो, ये हमारा 990 हो जाएगा, ठीक, या an कहिए, ठीक है। अब इसमें n कितना आया है, यानी कि 81 है बाबू, n 81 है, यानी कि इसमें जो 11 के गुणज हैं वो 81 बार आए हैं, गिन लीजिएगा। 900 मतलब कि 90 तक गया है, तो उसमें जो 11 के गुणज हैं, 11 के गुणज की पदों की संख्या कितना है 81 है, देख लीजिएगा। यहाँ पे n इक्वल 81 आया है, कोई पूछे कि बताओ 11 के गुणज जितने थे बताओ 3 अंकों में कितने हैं, तो n इक्वल 81 बता देना 81, ठीक। अब देखिए यहाँ पे योगफल बताना है, तो ये लिखिएगा देन, क्या लिखोगे देन, देन मीन्स होता है तब, बहुत लोग तब लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए योगफल का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है ना। अब देखिए एस एन n हमारा कितना आया 81 आया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 81 लिख दीजिएगा। n हमारा क्या आया है 81 आया, 81 लिख दीजिएगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 81 लिखिएगा जी। 2 इंटू a गुणा है ना, a कितना 110 है, 110 लिखिएगा। n बेटा आपका कितना है 81 है, 81 लिखिएगा, माइनस का 1 इंटू डी कितना है 11 है, 11 लिखिएगा, ठीक। देखिए s 81 यानी कि जो 81 पदों का योग है, जो 11 से के गुणज हैं या 11 के विभाज्य हैं, ठीक, विभाज्य हैं या गुणज हैं,
तो उनका योग कितना हो, 81, यानी 11 के गुणज जो है उनके 81 पदों का योग कितना होगा बता रहे हैं। देखो इसका गुणा करो, 2 का 0 में करो, 2 0 0, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम तीसरा अंक से करो, 2 1 कम 2 प्लस 80 माइनस 1, तो इसमें 1 में से 1 को 0 माइनस करो, 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगा जी, डायरेक्ट लिख दो है। देखो ध्यान दो, तो एस बेस 81 81 पदों का योग कितना हो जाए, 11 के गुणज के 81 पदों का योग फल कितना है, देखिएगा ये 81 है, ध्यान दीजिएगा, ये 220 है, तो आप लिखिए 220 प्लस, अब 80 गुणे 11, तो 11 जीरो जा 0, कर दो बेटा 0 और बन जाओगे तुम हीरो। तो 11 जीरो जा 0, 11 8 88 है ना, ठीक। अब देखिए एस बेस 81 81 पदों का योगफल जो कि 11 के गुणज हैं, तो 81, अब दोनों को जोड़ लो, 0 0 0 2 8 0, तीसरा का अंक 2 है 8 है, 10 हो जाएगा 11 है ना। अब कह दो 1100 कैसे आया, देखो 0 0 0, 2 प्लस 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 2 11, 11 लिख दो और आगे कौन चौथा अंक ये नहीं तीसरे के अंक तक है ना, तीसरे के पूरा लिख दो, चौथा अंक होता है तब हासिल दे देते, कैरी दे देते, लेकिन नहीं है तब क्या करेंगे। अब देखिए एस बेस 81 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो बीच में कोई साइन है तो गुणे का है, कर लो। अब इसको नोट करो, बताते हैं, ठीक। एक ये फार्मूला एक वो फार्मूला लग के चेक करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 फार्मूले में से किसी एक को देखना था। अगर इसमें आ जाता है, दोनों का आंसर देख लेंगे, दोनों है तो दोनों में से किसी को भी रख दीजिएगा, ठीक है। एस 81 इक्वल, अब इसको काट दो बेटा, देखो 2 से 11 को काटोगे, 2 पंजे 10, अब बचेगा 11 में क्या 1, अब बगलिया में 0 है 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 पूरा कट गया, बचा क्या 0, 2 से 0 को उड़ा दो क्योंकि 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ सकते हो। तो क्या हो गया बेटा, 81 गुणे 550 है ना, ठीक है। एक का गुणा इसमें करो, इसका सीन ऐसे बना लोगे ना, 550 गुणे कितना 81, अब एक का गुणा करो, 1 0 0 1 पंचे 5 1 पंचे 5, 8 करो 0 जा 0, पंजे 40 हासिल 4, पंजे 40 4 44, देखो 0 5 5 4 4 44,550 क्या आ गया जी, 44,550। एक बार चेक कर लो, 1 0 0 1 पंजे 5 1 पंजे 5, 8 0 0 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 4 44, चेक कर लिया करो बेटा, ऐसे हवा में मत उड़ा दिया करो, ठीक। 44,550, ठीक, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब मैंने कहा था दूसरा वाला भी, चलो दूसरा का चेक कर लेते हैं, इसको उतारो, दूसरा का फार्मूला देख लेते हैं बाबू कि दूसरा का फार्मूला इस पे सूट कर रहा है कि नहीं। आओ 2 मिनट में उसको चेक कर लेते हैं। एक योग फल ये था, ठीक, एक फार्मूला ये भी है, चल भी नहीं कर रहा है, बहुत चालू चौक है भाई, चलने का नाम ही नहीं लेता है। अब देखिए दूसरा का फार्मूला हम बता रहे हैं, देखो दूसरा फार्मूला क्या था, एस बेस एन इक्वल एन अपॉन 2, ब्रैकेट में 100 क्या था, ए प्लस एल था ना, ठीक। तो एस एन इक्वल एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 आपका क्या हो जाएगा 81/2, यहाँ पे एन की जगह क्या लिखो 81, ठीक। ए आपका कितना था, प्रथम पद 110, अंतिम पद कितना है 990, तो एस 81 इक्वल 81/2, इन दोनों को जोड़ो, 0 0 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 11, ये भी आया 1100, इसको काटो क्योंकि कटेगा तो 2 तिरछा क्रिया गुणा हो जाएगा ना, चलो हम ऐसे नहीं करते हैं, कंफ्यूजन पड़ जाओगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, चलो हम ये करते हैं। अब एस बेस 81 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 81/2, गुणे का साइन, ये त्रियक गुणे में कटता है क्योंकि 1100 का गुणा इसके साथ होगा, तो देखो इसको काटोगे 5 बार जाएगा, एक बचेगा 5 0, ठीक, सेम वही हुआ जी,
81 गुणे 555 क्या आया? यहाँ पे S81 क्या हो जाएगा? 81 गुणे 555। 555 आया है? नहीं, 550 है। ठीक, 81 गुणे 550 है, 550 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बात वही तो है जी, 44,000 कितना आ जाएगा? 550। ठीक, तो देखो ये 44,550 है। 555 मत लिखिएगा। एक बेटा एक चीज़ है ना, 555 बहुत ज़्यादा फेमस था कभी ना, तो जुबान पे आ जाता है। ठीक, क्या है कि कभी 555 कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए बोलो जहाँ पे 550 आता 55 भी निकल जाए, क्योंकि ये सीन देखो 55 का हो रहा है ना, तो आप मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखो हमने क्या कहा था, चाहे आप सेकेंड वाला फार्मूला रखिएगा योगफल में, ठीक है, चाहे थर्ड वाला रखिएगा, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि सेकेंड में भी क्या है 44,550 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है 44,550 आ रहा है ना। ठीक है, ओके बेटा, ठीक, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, है ना, खूब मेहनत करिए और गुरुजनों की सेवा करिए। अरे उनकी सेवा ना करो, माता पिता की करो, लेकिन गुरुजनों का सम्मान करो। स्कूल के जो हमारे मास्टर साहब हैं, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम को, पैर छुओ। ठीक है, उनके सामने घमंड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे भविष्य का, एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अध्यापकों का हमेशा सदैव सम्मान करो, चाहे बीच बाजार में कहीं भी दिखे, हमेशा चरण स्पर्श करना चाहिए ना। ठीक है, नोट कर लो। थैंक यू बेटा।